कोर कमेटी की बैठक होने वाली है शरद पवार की। दोपहर 3 बजे दिल्ली में बैठक होगी और कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर भी बात हुई है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजीत पवार ने मुंबई में बैठक की है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ शरद पवार दिल्ली में बैठक करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर टीम के साथ मुंबई में अजीत पवार ने ये बैठक की है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर बात हुई है, ये एक अहम बिंदु है जो इस बैठक में चर्चा की गई है। अजीत पवार ने मुंबई में बैठक ली है, क्योंकि सारा खेल तो अब आंकड़ों का है और दूसरी तरफ ये जो पार्टी सिंबल है खड़ी, उस पर भी कब्जे की लड़ाई है। की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र दिया गया, जिसमें अजीत पवार को एनसीपी अध्यक्ष बनाने की बात कही गई। चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट ने कहा कि एनसीपी बढ़ गई है, इसीलिए चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह नियमों के तहत फैसला करे। उधर शरद पवार गुट की तरफ से केवियट दाखिल किया गया और हाल की गतिविधियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। इन्हीं विधायकों को अपने खेमे में करने महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया गया। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि नंबर गेम में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी है, जिसे बनाए रखने के लिए अजीत पवार ने अपने खेमे के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया, जो अजीत पवार के साथ बस में बैठकर बांद्रा में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी विधायक इसी बस से होटल लौटे। यानी एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं से एफिडेविट तक साइन करवाया। शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा। अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली, जबकि शरद पवार के समर्थकों ने उनकी 83 साल की उम्र को ही उनकी ताकत बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा, जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया। दावा किया गया कि एक दिन पहले इजरायल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजरायल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया। क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े शहरों में एक तेल अवीव की पुलिस के चीफ के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ गए। वहां उनके समर्थन में इतने लोग उतर आए कि तेल अवीव की सड़कें भीड़ से पट गई हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले नेतन्याहू सरकार पर ये आरोप लगाए थे, इस्तीफा दे दिए थे। सरकार के मंत्री इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। और उनका आरोप तो ये भी है कि उन मंत्रियों ने उन्हें किसी भी तरह वहां उपजे विद्रोह को कुचलने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही वजह थी कि उनके समर्थन में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, जिन्होंने इजराइल के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहां से आए ड्रोन वीडियो को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा तेल अवीव ही सड़कों पर उतर आया। जहां तक निगाह गई, लोग ही लोग नजर आए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े होने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिए जाने का विरोध जताया। इजरायल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजरायल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया
और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। गाजा से चले रॉकेट भले ही इजरायल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजरायल पर हमला तब हुआ जब इजरायल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। दक्षिण भारत में भी मानसूनी आफत कहर बनकर टूट रही है। मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में पैदा हो गए। इतनी बारिश हो रही है कि मंदिर में भी एक पानी दाखिल हो गया है। मंदिर के बाहर यहां लोगों को बारिश और पानी की वजह से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से अफरा तफरी कई इलाकों में मची हुई है। ऐसी ही एक मंदिर की तस्वीर सामने आई मंगलुरु की, जहां पर बारिश के बाद रास्ता ही तालाब में तब्दील हो गया। इजरायल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात को रॉकेटों की बौछार की गई और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजरायल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजरायल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो लापता बताए गए। दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गेई सुरोविकिन को 24 जून के बाद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया था। बाद में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात पुतिन को नहीं बताई। इतना ही नहीं, सर्गेई सुरोविकिन पर आरोप लगे कि उन्होंने रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मदद की थी, इसीलिए रूस की सेना के इस जनरल से पूछताछ की गई। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से ही जनरल सर्गेई सुरोविकिन गायब है। ऐसे में आशंकाएं जताई गईं कि पुतिन ने बगावत करने वाले अपने इस जनरल को ठिकाने लगा दिया। एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। दोनों गुटों में विधायकों को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अजीत पवार खेमे ने एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है। अजीत पवार का 30 विधायकों के साथ होने का दावा किया गया है। शरद पवार की बैठक में 17 विधायक पहुंचे थे। 6 विधायक ऐसे रहे जो न अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए, न ही शरद पवार की मीटिंग में। वहीं शरद पवार की बैठक में शामिल रहे निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने अजीत पवार गुट को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार गुट का कहना है कि विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ दिनों में आपको ये संख्या निश्चित ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं, और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है। एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। पेक्षा जास्त आमदार आज इथं उपस्थित आहे, काही ट्रॅफिक मध्ये अडकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक। उधर
एनसीपी में फूट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों की बैठक की है। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया है कि विधायकों में नाराजगी नहीं है। विधायकों में कहाँ भी नाराजगी नहीं थी। हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने की खबरों को भी शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे